गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। आज के लेक्चर में हम भारत की सभी प्रमुख नदियों को देखेंगे, जो इंडियन ज्योग्राफी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट पीस टेस्ट का एग्जाम दे रहे हो, यह टॉपिक आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से कम आपको 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लेक्चर में बने रहिएगा, आपको लेक्चर में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की नदियाँ, जिनको हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आप कह सकते हो कि हिमालय से निकलने वाली नदी। कौन सी? हिमालय से निकलने वाली नदी। तो पहली आएगी आपकी हिमालय से निकलने वाली नदी, पहली होगी हिमालय से निकलने वाली नदी। दूसरी आपकी होगी प्रायद्वीपीय नदी और तीसरी होगी आपकी तटवर्तीय नदी। और हम जो अंतिम कह सकते हैं वो हो सकती है आपकी अंतःस्थलीय पर्वत क्षेत्र वाली नदियाँ। देश की सभी प्रमुख नदियाँ भारत में रहने वाले तमाम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरे देश में नदी प्रणाली क्या क्या करती है? तो ये सिंचाई करती है, आपके सिंचाई में योगदान देती है, पीने योग्य पानी लाती है और सस्ते परिवहन भी प्राप्त करती है। बिजली के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों के लिए आजीविका भी प्रदान करती है। आजीविका प्रदान कैसे करती है? आप करते हो मछली पालन। क्या करते हो? मछली पालन करते हो। इस तरीके से भारत में लगभग सभी प्रमुख शहर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नदी के किनारे। भारत में नदियों का वर्गीकरण। भारत की नदियाँ अपने उत्पादन के स्रोत, पाठ और उनके बहने वाले क्षेत्र के आधार पर 4 प्रमुख भागों में विभाजित की जाती है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नंबर 1 जिसको कहते हैं हिमालय नदी। ये नदियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको करो श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होती है। इनमें लगातार प्रवाह होता रहता है, जो वर्षा और पिघले हुए बर्फ द्वारा होता है। वर्षा से तो मान लो मुश्किल से 10%, 90% जो आपका ये आपको जो ग्लेशियर है उनकी वजह से ही देखने को मिलता है। प्रमुख हिमालय नदी में जो है आपका सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखने को मिलता है। प्रत्येक नदी के पास विशाल नाली तंत्र होता है और कई महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ मिलकर इसमें चलती है। तो जो दूसरा होता है आपका, ये होता है आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ? भारतीय प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है नियमित रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में कोई भी आपको ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये नदियाँ मुख्य रूप से दक्कन में स्थित उच्च पठार से निकलती है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में आपकी गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी आती है। दोस्तों सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत है क्या। तो आप कह सकते हो कि गुजरात से स्टार्ट होके आपके और ये आपका इधर वेस्ट बंगाल से। प्रायद्वीपीय भाग ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से पानी में डूबा होता है और एक बहुत बड़ा भाग होता है, उसको हम प्रायद्वीप कह सकते हैं। तो इसलिए इसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। जो आपको आप कह सकते हो कि इंडायरेक्टली देखा जाए तो थोड़ा मध्य भारत से स्टार्ट होके और ये पूरे दक्षिण तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पूरे दक्षिण तक जाता है, क्योंकि मध्य भारत में आपको, मध्य प्रदेश में आपको 2 नदियाँ देखने को मिलेगी। पहली आपको तापी नदी और दूसरी आपको दिखेगी नर्मदा। कौन सी? तापी और नर्मदा। ठीक, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं तटीय नदियाँ। ये नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी नदी होती है और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये है भारत के तटीय क्षेत्र, ये है तटीय क्षेत्र भारत के दोनों साइड की, ये है तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये है भारत के तटीय क्षेत्र। ये आपका पश्चिमी तट, ठीक, और ये है आपका पूर्वी तट, ये आपका पूर्वी तट। तो क्या होगा, जब इतनी सी जगह में निकलेगी तो ये छोटी नदियों की सिंपल सी बात है, इनकी लंबाई भी कम होती है, बिल्कुल कम होगी। इनके पार्ट पतले, हाँ जी बिल्कुल पतले, देखो ये, और लंबत हो गए, हाँ जी बिल्कुल लंबत हो गए। तटीय नदियाँ जो है प्रमुखतः
वर्षा अवशेष पर निर्भर होती है, जो वर्षा का पानी बचा हुआ होता है उस पर डिपेंड होती है, और इसलिए इनकी मात्रा में बदलाव होता रहता है। कभी कभी क्या है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक, और कभी कभी जो है पानी इसमें बहुत कम रह जाता है, इस तरीके से। अब देखते हैं अंत्य स्थलीय नदी बेसिन की नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो भूमि के अंतर्गत चलती है, कहीं लुप्त हो जाती है और कहीं देखने को मिलती है। ऐसी एक नदी है जो राजस्थान में बहती है। कहाँ पे? राजस्थान में बहती है, जिसका नाम है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ये राजस्थान में गायब हो जाती है और आपको ये गुजरात में भी देखने को मिलती है। कहाँ पे? गुजरात में आपको देखने को मिलती है। चलिए अंत्य स्थलीय नदी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये नदियाँ समुद्र में नहीं बहती है, इनकी धाराएं आंतरिक झीलों में मिलती है या मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। भारत में अंत्य स्थलीय जलाशय का मुख्य स्रोत आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, जहाँ पर आपको लूनी नदी नंबर 1, नंबर 2 रुपेन नदी और नंबर 3 सुक्री नदी आदि देखने को मिलती है। चलिए अब जितने भी हमने नदी तंत्र जाने हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिमालयी हिमालयी नदियाँ। इसमें सबसे पहली नदी आएगी आपकी सिंधु नदी प्रणाली। कौन सी? सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु जो है आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ पे निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जिसमें आपकी कैलाश श्रेणी होती है उसके उत्तरी ढलान में। जैसे आपका ये है कैलाश श्रेणी, और इसका जो उत्तरी ढलान है, इसका जो ये उत्तरी ढलान है, ये जो इसका उत्तरी ढलान है, ये यहाँ से निकलती है उत्तरी ढलान से। ये कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों ये पड़ता है आपके तिब्बत में। अब इसको चाइना भी कह सकते हो, आप इसको चीन भी कह सकते हो, क्योंकि चीन तिब्बत जो है चीन का ही पार्ट है, चीन का ही भाग है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, 1 मिनट रुकिए। हाँ, भारत और पाकिस्तान दोनों में इसकी बड़ी संख्या में सहायक नदी देखने को मिलती है। स्रोत से कराची के पास बिंदु तक इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है? तो दोस्तों ये आपकी 3180 मीटर। आप कह सकते हो ये मानसरोवर झील है, यहाँ से निकल रही है मानसरोवर झील से, और जब तक कराची पहुँचती है, कहाँ तक? कराची पहुँचती है, तो इसकी जब तक लंबाई कितनी है? तो इसकी ये लंबाई है 3180 किलोमीटर। कितनी है? 3180 किलोमीटर, जहाँ यह अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लगभग 700 किलोमीटर लंबाई जो भारत में कितनी है? लगभग 700 किलोमीटर। आप कह सकते हो भारत में लगभग ये 20% है। कितनी है? लगभग 20% भारत में है। यह जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में एक सुरंगमय कंठ बनाकर प्रवेश करती है। क्या करती है? एक सुरंग बनाकर प्रवेश करती है, गर्ज की तरीके से प्रवेश करती है, एक गड्ढा बना लेती है और उसमें ये लुप्त हो जाती है। इस तरीके से प्रवेश करती है। कश्मीर क्षेत्र में यह कई सहायक नदियाँ में जुड़ती है, जिसमें आपकी पहली नदी आती है कौन सी? ये लिखिए आपकी झस्कर, या इसको झास्कर भी कह देते हैं। दूसरी सियोक, तीसरी आपकी है नुब्रा, और पांचवी चौथी आपकी जो नदी है ये है हुंजा। यह लेह में लद्दाख रेंज और झास्कर रेंज के बीच से निकलती है। अब जैसे आपका लेह वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें क्या करती है? लद्दाख रेंज, ये आपकी लद्दाख रेंज हो गई, ठीक, और इसके नीचे आती है आपकी झास्कर रेंज। इसके दोनों के बीच से निकलती है, दोनों के ये बीच से निकलती है यहाँ पे। यह अटोक के पास 5181 मीटर गहरी खाई में माफ कीजिएगा के माध्यम से हिमालय को पार करती है, जो नंगा पर्वत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे? नंगा पर्वत है, ये आपका है नंगा पर्वत, और इसके कहाँ पे स्थित है? उत्तर में, इसके उत्तर में स्थित है। भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है ये आपकी है झेलम नंबर 1, नंबर 2 है रावी, नंबर 3 है चेनाब, और नंबर 4 है ब्यास, और नंबर 5 है सतलज। अगर दोस्तों हमें इसको याद करना हो तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसी आर बी सी या जैसी आर सी बी। जैसे हो गया आपका झेलम, सी से हो गया आपका चेनाब, आर से हो गया आपका रावी, और इस वाले सी से हो गया आपका सतलुज,
और बी से हो गया आपका ब्यास। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। दोस्तों आपने एक शब्द जो सुना होगा पंजाब, ये पंजाब क्या है? तो ऐसे कह सकते हो 5 नदियों का दोआब। कितनी नदियों का? 5। 1 2 3 4 5। इन 5 नदियों के दोआब को जब देखोगे तो इसको पंजाब कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। इसीलिए क्या है? इसीलिए क्या है? झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और साथ में है आपकी सिंधु। सिंधु नहीं, सतलज। इन पांचों नदियों के जो संयुक्त जल प्रवाह होते हैं उसको कहा जाता है पंजाब। इसका जो दोआब है उसको कहा जाता है पंजाब। और जहाँ पे 2 नदी होती है उसको दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको दोआब कहते हैं। अब अगली प्रमुख नदी देखते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है जो सिंधु और सतलज का भी स्रोत है। आपसे ये पूछ ले जाए कि भारत की ऐसी 3 नदियाँ बताइए जिनका जो स्रोत स्थल है वो एक ही है। तो दोस्तों ये है आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह 2900 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से थोड़ी ही अधिक है। दोस्तों हमारी जो सिंधु नदी है ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। पहला आपका चीन, दूसरा भारत और आपको तीसरा जो देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको बांग्लादेश। ये आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। और जो आपकी सतलुज नदी, माफ़ कीजिएगा, सतलुज भी आपकी 2 देशों में, माफ़ कीजिए 3 में। सतलुज भी आपकी 3 देशों में, चीन, भारत, पाकिस्तान। और जो आपकी सिंधु है ये भी 3 देशों में, चाइना, भारत और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। इसका अधिकांश मार्ग जो है भारत के बाहर ही होता है। कहाँ पर होता है? भारत के, क्योंकि भारत में प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश से और फिर असम होते हुए फिर ये पहुँच जाती है कहाँ पे? ये पहुँच जाती है बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में पहुँच जाती है। इस तरीके से यह पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर बहती है। जैसे आपको बताता हूँ, ये आपको हिमालय की श्रेणियाँ देखने को मिलेगी। और ये जो है आपकी जो है ये आपकी है यहाँ से, ये निकलती है यहाँ से मानसरोवर झील से। और ये ऐसे बहती रहती है, ऐसे बहती रहती है, ऐसे बहते रहती है, ऐसे बहते रहती है। जब यह नामचा बरवा तक पहुँचती है तो यह इसके चारों ओर एक न्यूटन लेती है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे? नामचा बरवा पर्वत। और ये आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ इसे क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं इसको दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है और कई सहायक नदी द्वारा इसमें जुड़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र की अधिकांश लंबाई में एक लठ चैनल में है। कैसा है? एक लठ चैनल में है। ठीक, अधिकांश जो लंबाई है यह एक लठ चैनल में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त होता है। क्या होता है? पानी जो है यहाँ पे कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए तिब्बत क्षेत्र में इसमें कम गाद होती है। क्या होता है? तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है कम गाद होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पानी कम मिलेगा। जब पानी कम मिलेगा तो इसका जो बहाव होगा, जो इसका बहाव होगा वो कम होगा। बहाव कम होगा तो क्या होगा? वो अपने द्वारा जो अवशेष है वो कम लाएगी। वो कम लाएगी तो इससे क्या होगा? जो गाद है ये भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो गाद भी आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बाहरी वर्षा के क्षेत्र से होकर गुजरती है। क्या होता है? जब भारत में प्रवेश करती है तो इसको अत्यधिक वर्षा का सामना करना पड़ता है और इस तरह ब्रह्मपुत्र नदी वर्षा के दौरान बड़ी मात्रा में पानी और महत्वपूर्ण मात्रा में गाद बहाती है। यह आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी में मानी जाती है। यह असम और बांग्लादेश में आपदा पैदा करने के लिए भी जानी जाती है। क्या जानी जाती है? ये भारत के असम और बांग्लादेश में आपदा पैदा कर देती है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जाए कि एशिया की ऐसी नदी बताइए
जो जहाँ पे उद्गम होता है उसका, वहाँ पे तो उसका जल प्रवाह कम होता है, लेकिन जब वो भारत में प्रवेश करती है तो उसका जल प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये नदी रहेगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी रहेगी। अब बात करते हैं हम भारत की सबसे प्रमुख नदी, जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी के रूप में निकलती है। क्या किसके रूप में निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। गढ़वाल मंडल में देवप्रयाग पहुंचने से पहले यह मंदाकिनी, पिंडर, धौला गंगा और विशेन गंगा नदी अलकनंदा में और बहलिंग नाला जो है भागीरथी में मिल जाती है। किसमें? तो जो दोस्तों आपकी बता दूं कौन कौन सी नदी आपकी मंदाकिनी, पिंडार, धौली गंगा और विशेन गंगा, ये मिल जाती है सब किसमें? ये सब नदियाँ मिलती है अलकनंदा में। और जो बहलिंग नाला है ये मिल जाता है आपका कहाँ पे? ये मिलता है आपका भागीरथी में। पिंडर नदी, पिंडर नदी जो आपकी है, ये पिंडर नदी जो आपकी पूर्वी त्रिशूल में ऐसे बहती है और नंदा देवी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। जो पिंडर नदी है, ये जो त्रिशूल है, ये आपका त्रिशूल श्रेणी जो है, त्रिशूल श्रेणी उसके किस में बहती है? उसके पूर्व में बहती है, इस साइड बहती है। और नंदा देवी जो है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। कहाँ पे? कहाँ पे मिल जाती है ये? कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। कर्ण प्रयाग में आगे किससे मिलती है? ये अलकनंदा में। इधर हो जाती है आपकी अलकनंदा, ठीक। और ये आपकी पिंडर, और मिल जाती है कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। मंदाकिनी जो है, अब फिर आती है मंदाकिनी, ये मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जल देवप्रयाग में गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो गया देवप्रयाग। और ये आ रही है आपकी दो नदी, एक है आपकी भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। जब यहाँ पे मिल जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है यहाँ पे क्या? गंगा। तो आपको गंगा देखने को मिलती है कहाँ पे? तो ये देवप्रयाग में देखने को मिलती है। अब देखते हैं पंचप्रयाग की जो अवधारणा है ये क्या है। पंचप्रयाग की जो अवधारणा है इसको देखने की कोशिश करते हैं। भारत के हिमालय राज्य माफ कीजिए, हिमालय राज्य जो है उत्तराखंड में विष्णुप्रयाग, पहला है आपका विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा आपका कर्णप्रयाग, और जो चौथा है ये आपका रुद्रप्रयाग, और जो सबसे अंतिम है ये देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। इन्हें हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के ये प्रसिद्ध पंचप्रयाग यहाँ की मुख्य नदियों के संगम पर स्थित है। भारत में नदियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए नदियों के संगम को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल जो प्रयागराज को भारत में बहुत पवित्र माना जाता है। प्रयाग के बाद गढ़वाल क्षेत्र के संगमों को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिस जगह नदियों का संगम होता है उसे प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। इन स्थलों पर कई संस्कार भी किए जाते हैं। अब देखते हैं जो हमारे 5 प्रयाग है ये कौन कौन से। तो पहला आपका है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे आपकी दो नदी कौन कौन सी मिलती है? तो ये आपकी दो नदी मिलती है यहाँ पे आपकी, एक आपकी अलकनंदा, कौन सी? अलकनंदा, पहली आपकी है अलकनंदा, और दूसरी आपकी है धौली गंगा, दूसरी आपकी है धौली गंगा। यहाँ पे मिलती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। और नंद प्रयाग में आपकी मिलती है दो नदी कौन कौन सी है? तो दोस्तों ये मिलती है आपकी, ये मिलती है आपकी अलकनंदा, और दूसरी नदी होती है आपकी मंदाकिनी, नहीं नंदाकिनी, कौन सी? नंदाकिनी, दूसरी होती है आपकी नंदाकिनी। और कर्णप्रयाग में जो दो नदी मिलती है ये होती है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरी होती है आपकी पिंडर, कौन सी होती है? पिंडर। फिर दोस्तों आपकी जो है रुद्रप्रयाग में जो मिलती है दो नदी ये होती है आपकी अलकनंदा, और दूसरी होती है आपकी मंदाकिनी, कौन सी? मंदाकिनी। और सबसे अंत में देवप्रयाग में जो मिलती है दो नदी ये होती है आपकी अलकनंदा और भागीरथी, कौन सी? भागीरथी।
भागीरथी भागीरथी होती है। तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखा, जितने भी प्रयाग है सब जगह अलकनंदा कॉमन है, बाकी सब नदियाँ दूसरी मिलती रहती है। अब जानते हैं थोड़ा और कुछ। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों इसमें है यमुना, दामोदर नदी, सप्तकोशी, रामगंगा, गोमती, घाघरा और सोन नदी। गंगा नदी अपने स्रोत से 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कहाँ पे जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। किस में? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और दोस्तों जैसे आपकी गंगा जो है ये चलती है देवप्रयाग से चली, ठीक, फिर हरिद्वार में प्रवेश करी, जो आप कह सकते हो पहला मैदानी क्षेत्र है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हरिद्वार, फिर आगे चलती है और बिजनौर, जो बिजनौर है बिजनौर बिजनौर में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर यह आगे प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते हैं प्रयागराज, जहाँ पे आपका संगम संगम मिलती है तीन नदी इसमें। तीन कौन कौन सी होती है बताता हूँ। इसमें होती है तीन नदी, एक होती है यमुना और दूसरी होती है सरस्वती। सरस्वती को कहते हैं कि ये अदृश्य रूप से वहाँ पे होती है। फिर आगे जाते हैं, फिर ये जाती है कहाँ से? ये जाती है बिहार में, और बिहार से जाके जाती है फिर ये वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद ये आगे जाके बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाके मिल जाती है किससे? ये मिल जाती है, इधर से आती है ऊपर से असम से आती है। कौन सी? असम से आती है आपकी, असम से आती है आपकी, असम से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ मिल जाती है। और जब दोनों मिल जाती है तो इसको कहा जाता है यहाँ पे जमुना। कहाँ पे? बांग्लादेश में कहा जाता है इसको जमुना कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं यमुना नदी प्रणाली। कौन सा? यमुना नदी प्रणाली। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूंछ चोटी से। नदी में शामिल होने वाली प्रमुख इसकी सहायक नदी जो है एक है सिंध, हिंडन, बेतवा, केन और चंबल। कौन सी? बेतवा, केन और चंबल। दोस्तों आपकी बेतवा, केन और चंबल जो है ये तीनों मध्य प्रदेश से मिलती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यानी आप कह सकते हो इसके राइट हैंड से मिलती है। ये है आपकी ये आपकी यमुना की राइट हैंड वाली रिवर। और जो हिंडन है ये आपकी बहती है गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद में। जो मिलती है इसमें दिल्ली में मिल जाती है। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी का जल घिरन क्षेत्र जो दिल्ली, कहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको मिलेगा आपको दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ तक? मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। अब आगे बात करते हैं यमुना नदी तंत्र, माफ़ कीजिएगा, नर्मदा नदी तंत्र की। किसकी? नर्मदा नदी तंत्र की। नर्मदा मध्य भारत में स्थित एक नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये आपका है अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों के शिखर से निकलती है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा रेखा को रेखांकित करती है। जैसे आपको समझाते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपको। तो दोस्तों ये बीचों बीच होती है यहाँ पे, ठीक, एमपी में, मध्य प्रदेश में बीचों बीच। तो ये क्या करती है? ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच पारंपरिक सीमा रेखा को रेखांकित करती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक है। यह ताप्ती और महाही नदी की पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित करती है। जैसे क्या है? तापी और महाही नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, समझाता हूँ आपको। ये आपका पूर्व है, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम। ये आपका पूर्व, ये पश्चिम है। इसको ऐसे भी समझाता हूँ, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम। ये मानो आप, ये है आपका अरब सागर जो पश्चिम है, और पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों
ज़्यादातर नदियाँ जो है ये पूर्व की ओर प्रभावित होती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। किंतु किंतु नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 ताप्ती, नंबर 3 महाई, ये नदी जो है ये पूर्व की ओर न जाकर ये पश्चिम की ओर जाती है और जाके गिरती है अरब सागर में। कहाँ पे ये गिरती है? आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। यह गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? जो भरूच जिला है वहाँ से अरब सागर में गिर जाती है। अब बात करते हैं तापी नदी तंत्र की। किसकी? तापी नदी तंत्र की। यह एक मध्य भारतीय नदी है। कहाँ की? मध्य भारत की नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये कहाँ पे गिरती है? तो दोस्तों ये भी गिरती है आपकी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है। यह दक्षिण मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। कहाँ पे? ये आपका सतपुड़ा रेंज है और यहाँ के पूर्वी, ये ऐसे पूर्वी स्थान से निकलती है। यह अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में बहने से पहले मध्य प्रदेश के मेवाड़ क्षेत्र, पूर्वी विदर्भ क्षेत्र और महाराष्ट्र के खानदेश जैसे दक्कन के पठार और दक्षिण गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तापी नदी का वैशीन जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में स्थित है। तापी नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ जिलों को ही कवर करती है। तापी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो इस प्रकार है। पहली है बाघुर नदी, दूसरी आपकी अनेर नदी, तीसरी आपकी गिरना नदी, चौथी आपकी है पूर्णा नदी, पांचवी है पंजारा नदी और छठी है बोरी नदी। तो तापी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है, पहली है भागुर नदी, दूसरी है अनेर, तीसरी है गिरना, चौथी है पूर्णा, पांचवी है पंजारा और छठी है बोरी नदी। चलिए अब आगे देखते हैं गोदावरी नदी तंत्र। कौन सा? गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी भूरे रंग के पानी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी धारा है। कह सकते हो भारत की दूसरी सबसे बड़ी धारा, और इसका जो रंग होता है कैसा होता है? भूरे रंग का, भूरे रंग का होता है। गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा या बृहद पुरानी गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा इसलिए क्योंकि दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज़्यादा पवित्र है, और बृहद पुरानी गंगा इसलिए क्योंकि ये नदी जो है गंगा से भी पुरानी है। कब से? गंगा नदी से भी पुरानी है, क्योंकि गंगा नदी जो है ये हिमालय की उत्पत्ति के बाद आई है, परंतु जो गोदावरी है ये पहले से ही रहने वाली नदी है। यह एक मौसमी नदी है जो गर्मी के दौरान सूख जाती है और मानसून के दौरान चौड़ी हो जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण भारत में कोई भी आपको ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, इसमें पानी कम हो जाता है और जब बरसात स्टार्ट होती है तो उसका पानी अपने चरमो उत्कर्ष पर होता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के पास से। यह मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के माध्यम से दक्षिण मध्य भारत में दक्षिण पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? ये निकलती है मध्य प्रदेश से होते हुए, ये मध्य प्रदेश से होते हुए जाती है। कहाँ पे? ये आपकी आती है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए ये गिरती है आपकी कहाँ पे? अरब नहीं, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी राजमुंदरी में एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है। कैसा? उपजाऊ डेल्टा बनाती है। और कहाँ पे? राजमुंदरी में। इस नदी के किनारे पर कई तीर्थ स्थल स्थित है, जिसमें आपको आप कह सकते हो कौन कौन से? तो पहला आपका नासिक जो महाराष्ट्र में, दूसरा है भद्राचलम जो है तेलंगाना में, और तीसरा आपका है त्र्यंबकेश्वर। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जो है, पहली है प्राणहिता, जिसे पैनुगंगा या वर्धा का संयोजन कहा जाता है। दूसरी आपके इंद्रावती नदी, कौन सी? इंद्रावती। तीसरी आपकी बिंदुसार, चौथी नदी आपकी सबरी और पांचवी मंजीरा। कौन सी? मंजीरा। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? प्राणहिता, इंद्रावती, बिंदुसार, सबरी और मंजीरा।
एशिया का सबसे बड़ा रेल शहर सड़क पुल जो है वो आपको कोबूर और राजमुंद्री को जोड़ता है, जो कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये आपका है गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर एशिया का सबसे बड़ा रेल शहर सड़क रेल के साथ सड़क का जो पुल है वो देखने को मिलता है, जो आपको जोड़ता है कोबूर को राजमुंद्री से जोड़ता है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है, जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ पे? जो आपके महाराष्ट्र के, जो आपके महाराष्ट्र के कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। यह सांगली से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से बहती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। तुंगभद्रा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो स्वयं पश्चिम घाट से निकलने वाली तुंगरा और भद्रा दो नदियों से बनी है। किसमें? पहली आपकी है तुंगा और दूसरी है भद्रा। और ये कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये निकलती है पश्चिमी घाट से। कहाँ से? पश्चिमी घाट से निकलती है ये नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है, पहली है आपकी है इसकी दूधगंगा, दूसरी है कोयना जिस पर कोयना डैम भी बना हुआ है, तीसरी है भीमा, चौथी आपकी मलप्रभा, पांचवी आपकी डिंडी और छठी इसकी सहायक नदी है भाट की जगह घाट परवा और सातवीं है वरना और आठवीं नदी है येरला। और जो आपकी इसकी जो एक और सहायक नदी है जो महत्वपूर्ण है, यह मूसी। कौन सी? मूसी। शायद इसी नदी के किनारे पर ही हैदराबाद शहर बसा है। कौन सी? मूसी नदी के किनारे। अब आगे बात करते हैं कावेरी नदी प्रणाली की। यह पश्चिम घाट में स्थित ताल कावेरी से निकलती है। कहाँ से? ताल कावेरी से निकलती है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट रेंज से हुआ है और कर्नाटक से तमिलनाडु के मध्य है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कृषि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराती है और यह दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों और आधुनिक शहरों की जीवन रेखा भी मानी जाती है। कावेरी नदी की कई सहायक नदी है जो इस प्रकार है। पहली आपकी अर्कवती, दूसरी इसकी सहायक नदी है शिमसा और तीसरी है हेमवती, चौथी इसकी सहायक नदी है कपिला, पांचवी है शिमसा, माफ़ कीजिएगा शिमसा दो बार आ गई, शिमसा टाउन। पांचवी जो है होन्नू होल, छठी इसकी सहायक नदी है अमरावती, सातवीं है लक्ष्मण कबिनी। क्या है? लक्ष्मण कबिनी। आठवीं नदी है लोक पावनी और नौवीं नदी है भवानी और दसवीं है इसकी नोयाल। कौन सी? नोयाल। और इस पर कुछ तीर्थ स्थल भी शामिल है। अब बात करते हैं अगली नदी महानदी की। किसकी? महानदी की। महानदी मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा रेंज से निकलती है। सतपुड़ा ये है आपका, ये आपका सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज से एक तो ये निकलती है, सतपुड़ा रेंज से दो नदी निकलती है। ठीक, पहली आपकी है, पहली थी आपकी जो हमने पढ़ी थी, पहली थी तापी और दूसरी आपकी है महानदी। कौन सी है? महानदी। दोनों कहाँ से निकलती है? दोनों निकलती है सतपुड़ा रेंज से, मध्य भारत में से। यह पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। महानदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहती है। सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? महानदी नदी पर। और जो बना है आपके उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में बनाया है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं, क्या कावेरी एक 12मासी नदी है? यानी इसका कहने का मतलब है कि कावेरी एक ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती है। चलिए जानते हैं। कावेरी एक 12मासी नदी है क्योंकि कावेरी की निचली पहुँच नमी युक्त
उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के मार्ग में पड़ती है। अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियों में केवल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पानी मिलता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून की हवा जो है, इसकी वजह से क्या होता है, जब तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दी में, कहाँ पे, तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दी में, तो उसमें पानी होता है, जिसकी वजह से कावेरी नदी में जो है 12 महीने तक पानी रहता है। कावेरी नदी क्यों सूख रही है? तो दोस्तों इसका कारण है, एक तो पहला कारण है वनों की कटाई, दूसरा सिंचाई और कृषि परियोजनाओं ने पश्चिमी घाट के जंगलों को ख़त्म कर दिया है। इसलिए यहाँ की मिट्टी अपने अंदर पानी को बनाए रखने की अपनी क्षमता खो चुकी है, जिसके कारण यह नदी सूखती जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये महत्वपूर्ण लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों को देखा और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।